बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमने अपने पुराने लेक्चर में, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने ये 9.1.2 तक का डिस्कशन कर लिया था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था कि द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स इन ब्रेकिंग एंड मेकिंग केमिकल बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और उस हवाले से आप लोगों को ये बात समझाई गई थी कि देखिए थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस और दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बेसिक तमाम आप लोगों को बातें बता दी थी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन एंडोथर्मिक रिएक्शन व्हाइल इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। ठीक है जी। जबकि अगर आप टेम्परेचर चेंज के हवाले से देखें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाएगा। और एक बात मैंने आप लोगों को ये कही थी कि भाई इंथैल्पी का वैसे तो ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को इतना बता दूं कि इंथैल्पी क्या है। हीट चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट चेंज का मतलब क्या हो कि भाई रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर रिलीज हो रही है। तो एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब हो रही है तो इंथैल्पी इज पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक में रिलीज हो रही है तो इंथैल्पी इज नेगेटिव। तो ये आप लोग के आगे बातें। अच्छा, कुछ बातें और आप लोग के आगे डिस्कस करनी थी ताकि आप लोग को आइडिया हो सके कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की फंडामेंटल्स क्या है, ताकि आप लोगों को तमाम तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे ये बात मैंने लिखी थी, बॉन्ड ब्रेकिंग, एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सोथर्मिक। अगर इसको अभी यहां से हटाकर आप लोग आगे कुछ और बातें डिस्कस करें कि जैसे एंडोथर्मिक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एंडोथर्मिक इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एंडोथर्मिक इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरली, while on the other hand exothermic reactions are spontaneous reaction। अब ये बात उन लोगों के लिए जिनको आइडिया नहीं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का। तो देखें भाई, आपके जितने भी रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, या जितनी भी चेंजेस आते हैं, वो या तो स्पॉन्टेनियस होते हैं या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब इनको समझना कैसे, तो देखिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में फर्क क्या है। स्पॉन्टेनियस उन केमिकल रिएक्शन को कहा जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जो खुद से स्टार्ट हो सकें और खुद से प्रोसीड हो सकें। सो दे कैन इनिशिएट and proceed by their self, initiate and proceed by themselves। तो ऐसे रिएक्शन जिनको स्टार्ट होने के लिए किसी एनर्जी की जरूरत ना हो और स्टार्ट होने के बाद भी प्रोसीडिंग के लिए किसी भी किस्म की एनर्जी की जरूरत ना हो, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। बल्कि एज अ रिजल्ट ये रिएक्शन जो है जैसे जैसे प्रोसीड होते हैं या हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हम उनको कहते हैं जो खुद से इनिशिएट नहीं हो सकते और ना ही खुद से प्रोसीड हो सकते हैं। कि एक बार इनिशिएट हो जाए तो ऐसा नहीं है कि इनिशिएट हो जाने के बाद हम इनको एनर्जी देना बंद करें तो ये खुद से प्रोसीड होते रहेंगे, नहीं। इनको इनिशिएट होने के लिए भी एनर्जी चाहिए और इनिशिएट होने के बाद प्रोसीड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सो दे नीड एनर्जी to initiate and proceed. They need energy to initiate and proceed। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस लिहाज से एंडोथर्मिक होगा नॉन स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक होगा स्पॉन्टेनियस। ये जनरल डिस्कशन की मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज कुछ एक्सेप्शनल केसेस होती हैं, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं। जैसे कि सबसे कॉमन एक्सेप्शनल केस है मेल्टिंग ऑफ आइस। अब मेल्टिंग ऑफ आइस
आप में से जितने भी लोग हैं, अगर मैं पूछूं भाई मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस है, हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पे ये बात नहीं होती कि वो सराउंडिंग से कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे ये बात होती है कि हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है या नहीं। अब जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड और बेस को आपने मिक्स किया और सॉल्ट और वाटर बन गया, तो हमें किसी किस्म की एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे ही मेल्टिंग ऑफ आइस, ये मेल्टिंग ऑफ आइस एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों है? क्योंकि जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, और 0 डिग्री हमारे रूम टेम्परेचर से बहुत कम है, हमारे रूम टेम्परेचर से बहुत कम है। इसलिए अगर हम रूम टेम्परेचर पर आइस को रखेंगे तो वो स्पॉन्टेनियसली मेल्ट होने लग जाएगी। लेकिन अगर आप डेप्थ में जाके देखें तो स्टिल ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, ऐसे वो मेल्ट नहीं हो रही आइस, वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है आइस, तब जाके मेल्ट हो रही है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज most of the spontaneous reactions are exothermic and endothermic reactions are non spontaneous। अब जब एक्सेप्शनल केसेस की बात चली है तो एक और एक्सेप्शनल केस आप लोग के आगे डिस्कस कर दूं। वो एक्सेप्शनल केस है बर्निंग ऑफ कोल, या फिर इन जनरल कहूं तो बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स या फिर कोल। कोल को मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि देखें भाई कोल सिंपल कार्बन होता है, वो हाइड्रोकार्बन नहीं होता। तो बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन को आप देख लें कि इनको इनिशिएट करने के लिए, इनकी बर्निंग को इनिशिएट करने के लिए आपको एनर्जी देने की जरूरत होती है, चाहे वो एक सिंपल स्पार्क ही क्यों ना हो, लेकिन वो एनर्जी आपको देनी पड़ती है क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। तो बर्निंग ऑफ कोल या बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जितने भी आप हाइड्रोकार्बन्स की बात कर लें, चाहे वो मीथेन हो चाहे वो ऑक्टेन हो, इन तमाम हाइड्रोकार्बन्स की जो बर्निंग है, इनको इनिशिएट होने के लिए एनर्जी की जरूरत है। लेकिन एक बार ये इनिशिएट हो जाए तो ये सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ना सिर्फ अपनी प्रोसीडिंग के लिए, साथ ही साथ हमें एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं। तो ये एक बड़ा ही मिक्सचर टाइप का रिएक्शन होता है जो इनिशिएशन के वक्त एंडोथर्मिक, या फिर आप ये कह लें कि इनिशिएशन के वक्त नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेव करता है और प्रोसीडिंग के वक्त स्पॉन्टेनियस बिहेव करता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉन स्पॉन्टेनियस एट इनिशिएशन, जबकि दूसरी जानेब बट स्पॉन्टेनियस एट प्रोसीडिंग, स्पॉन्टेनियस एट प्रोसीडिंग। अच्छा, अब मैं अगर किसी से सवाल करूं, ठीक है, ये ऑनलाइन लेक्चर है, इसके अंदर मैं किसी को पे तो कर नहीं सकता कि भाई आप जवाब दीजिए, लेकिन आप लोग तमाम इस सवाल को सुने और तमाम जो है इस सवाल के बारे में सोचें कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मैंने ये तो लिख दिया कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इनिशिएशन के वक्त नॉन स्पॉन्टेनियस है और स्पॉन्टेनियस होता प्रोसीडिंग के वक्त, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इन जनरल ये बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, गौर कीजिएगा, मैंने स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पूछा है कि एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, तो क्या जवाब देंगे जी? तो इसका जवाब यहां पे अगर आप गौर करें तो इसका जवाब बनेगा कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन आपके पास बन जाता है, ये जो रिएक्शन है ये आपके पास बन जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हम हीट चेंज को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन कितनी हीट के लिए हुई, मतलब कितनी हीट की एब्जॉर्प्शन हुई, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है। तो वो चेंज अगर आप ऑब्जर्व करें तो रिलीज्ड हीट इज ग्रेटर देन द एब्जॉर्ब हीट, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बात। अच्छा, अब ये जो डिस्कशन हुआ तो इस डिस्कशन को आप इस डायग्राम के जरिए थोड़ा और प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्दर एक टॉपिक डिस्कस हो जाएगा कि आपको रिएक्शन पाथवेज की फिगर मालूम होनी चाहिए।
कि भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके पास हैं, तो इनको आप रिएक्शन पाथवे डायग्राम के जरिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ये डायग्राम यहाँ पे वैसे बनी हुई है और मैंने यहाँ पे शो कर दी है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी भी साथ साथ मेंशन है। ठीक है, जैसे कि शर्त थी हमारे एसएलओस में कि इंटरप्रेट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू द एंथैल्पी चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है जी, ये आप देख लें कि इंटरप्रेट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू एंथैल्पी चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ये बात तो हमने कर दी पूरी। अच्छा, अब इसको समझना कैसे है ये हम बात कर लेते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से ये डायग्राम बनाऊंगा, ये तो मैंने एक फिगर इंटरनेट से उठाई आप लोगों के सामने रख दी। अच्छा, इसके ऊपर बात क्या करनी है कि देखें भाई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि भाई आप लोगों को आइडिया इतना तो अभी तक हो गया है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से स्टार्ट नहीं होंगे, हमें स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देनी होगी। जबकि एक्सोथर्मिक क्या है, स्पॉन्टेनियस, ये खुद से स्टार्ट हो जाएंगे, ये हम पे किसी भी किस्म की एनर्जी के लिए मुनसर नहीं है। तो आप ये देखें कि अगर ये हम पे डिपेंडेंट नहीं है एनर्जी के लिए, उसकी आप वजह तो देखें कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ग्राफ का देखें तो भाई एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है कि भाई जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे मतलब रिएक्शन प्रोसीड होता जा रहा है, और वाई एक्सिस में जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो इसका मतलब है एनर्जी हाई होती जा रही, ऐसा ही है ना। अब एक सवाल जरा सा और मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भाई ये जो ग्राफ के अंदर एक्स और वाई एक्सिस बनता है, ठीक है, वैसे ए के यू ई बी के अगर कोई स्टूडेंट है तो वो लाजमी इस बात को जानता होगा और जवाब देगा कि ग्राफ में एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। तो ये आप लोग जरा अपने आप को जवाब दीजिए कि अगर आपके पास एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है तो आप किसको एक्स एक्सिस पर रखना पसंद करेंगे और किसको वाई एक्सिस पे। या फिर आप इस ग्राफ को देख लें कि भाई एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी है और वाई एक्सिस पे एनर्जी, तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो ये आप अपने जहन में इसका जवाब सोचें, और अगर आप लोग के लिए कोई तकलीफ का बायस ना बने तो वीडियो के कमेंट में इसका जवाब आप मेंशन कीजिएगा। अच्छा जी, चलें फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो हमारा एक्चुअल पॉइंट था डिस्कस करने का इन एनर्जी प्रोफाइल्स को, कि आप देखें कि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, एनर्जी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सो एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये तो हमारे पास बात है कि भाई रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। अब इसमें थोड़ी सी केमिकल काइनेटिक्स को करते हैं इन्वॉल्व। केमिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व जब हुई तो काइनेटिक्स के क्या उसूल हैं, काइनेटिक्स तो बात ही तीन चीजों पे करता है। पहली चीज कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दूसरी चीज के मैकेनिज्म रूट क्या है, और तीसरी चीज के भाई रिएक्शन रेट के फैक्टर्स क्या है जिनसे वो अफेक्ट हो सकता है। सही है, तो आप उसके तहत आपको मिलते हैं फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम आपके पास बनता है क्या, उसका नाम मैं यहां पे लिखूं, उसका नाम बनता है कॉलिजन थ्योरी। उसका नाम बनता है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी में आपको इन शॉर्ट दो रीजंस पढ़ाए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के होने या ना होने के। पहला पॉइंट आपको यह पढ़ाया जाता है कि भाई अगर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा सक्सेसफुली, इट मींस देयर शुड बी सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that they can convert into the product. And the second reason for the successful conversion of reactant into product is that the molecules of reactant are colliding in a proper orientation. Okay, so from here we got these two reasons for the successful conversion of reactant into product, and these two can also be used for the failure of any conversion. So if any reactant molecule is unable to convert into product, so what could be the possible reason? The reason is here in front of you,
that the molecule of that reactant, that molecule of the reactant doesn't possess the sufficient energy, or the collision of that molecule shouldn't be was not in the proper orientation. तो अब आप ये देखें कि भाई जो सफिशिएंट एनर्जी की बात है वो सफिशिएंट एनर्जी है क्या एक्चुअली। वो सफिशिएंट एनर्जी ये है कि जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें तो कॉलिजन करने के नतीजे में दे शुड अचीव द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to convert the reactant into the product, or you can say the minimum amount of energy which is required for effective collision. सफिशिएंट एनर्जी किसको बोलते हैं? वो एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है फॉर दी इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन भाई क्या है? इफेक्टिव कॉलिजन उस कॉलिजन का नाम है कि जिसके नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। वरना तो बादल बहुत गरजते हैं लेकिन हर कोई नहीं बरसता। तो देयर आर अ लॉट ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, बट नॉट ऑल द कॉलिजन्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो अब ये जो सफिशिएंट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द इफेक्टिव कॉलिजन, दैट पर्टिकुलर सफिशिएंट एनर्जी कुड बी नेम्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है भाई, आई होप बात समझ में आ रही हो। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद होगी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में, उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, यानी कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उतनी एनर्जी अगर हासिल हो गई तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो दैट इज व्हाई दिस पॉइंट फॉर बोथ ऑफ द एनर्जी प्रोफाइल्स इज कंसीडर्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे मैं इसको इसके सिंबल के साथ मेंशन कर दूं, यहां पे मेंशन है EA। तो ये जो पीक है, इस पीक को आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो भाई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए पहले इस बैरियर को क्रॉस करना है। जब वो इस बैरियर पे पहुंच जाते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट नहीं रहते, ना ही वो प्रोडक्ट होते हैं। नाइदर दे आर रिएक्टेंट नॉर दे आर प्रोडक्ट, दे आर रेफर्ड एज, here at this point they are referred as activated complex. They are referred as activated complex. Once the activated complex is formed, it means the reaction is going to be successful, क्योंकि एक बार एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाए तो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता, वो हर हाल में फिर प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होता है। तो भाई अब यहाँ पे हमने एनर्जेटिक्स को कैसे पढ़ना है? तो एनर्जेटिक्स बेसिकली ये है कि आप ये ऑब्जर्व करें कि ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कंपैरेटिवली प्रोडक्ट से ज्यादा है। अब प्लीज किसी के जहन में ये सवाल ना आए कि सर हमें कैसे पता चले कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा है। भाई ग्राफ का ये पॉइंट ओरिजिन होता है 0, एज द y axis is proceeding vertically, it means here that वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जब वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है तो ये वैल्यू फिर ऑफ कोर्स ज्यादा होगी इस वैल्यू के मुकाबले में। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं भाई ये जो वैल्यू है ये ऑफ कोर्स ज्यादा होगी इस वैल्यू के मुकाबले में। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं ना कि भाई ये जो एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये हो गई एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिल वक्त एनर्जी ही कह देते हैं। तो अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इट मींस द रिएक्शन कुड स्टार्ट बाय इटसेल्फ, which can also be considered as the reaction is spontaneous, which also means that the reactants are highly unstable and the products are highly stable, so the reaction is of course exothermic। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हमने लिखे थे उन पॉइंट्स में एक पॉइंट तो यहाँ पे भाई मेंशन है क्लियरली, स्पॉन्टेनियस वाली बात, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस में मैं एक और बात का इजाफा कर दूं जो कि इस वक्त की जरूरत है
के रिएक्टेंट्स आर स्टेबल while product is unstable in endothermic reaction। जबकि एक्सोथर्मिक में भाई हम ये लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल, रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल, दैट इज व्हाई दे आर विलिंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। भाई स्टेबल होंगे तो क्या पड़ी है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की। तो रिएक्टेंट्स आर अनस्टेबल व्हाइल प्रोडक्ट्स आर हाईली स्टेबल, क्योंकि जिस एनर्जी की वजह से वो अनस्टेबिलिटी थी वो तो रिलीज हो जाएगी ना, तभी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एनर्जी तो रिलीज हो गई। तो अब जो सब्सटेंस बना उस एनर्जी के रिलीज के बाद उसमें तो कोई एनर्जी है ही नहीं। और ये तो भाई ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, और इसको आप ह्यूमंस पे अप्लाई करें, इसको आप इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई करें, इसको आप केमिकल कंपाउंड्स पे अप्लाई करें कि स्टेबिलिटी आती है लेसर एनर्जी पे। हाइयर एनर्जी जितनी होती जाएगी इसका मतलब है अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो रिएक्टेंट हो गया अनस्टेबल, प्रोडक्ट हो गया स्टेबल। सो यहाँ पे इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को इसने क्रॉस किया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इट मींस कि ये अब लाजमी तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एनर्जी हो गई रिलीज। ठीक है भाई, एनर्जी हो गई रिलीज, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट तो ये था। अब इससे भी नीचे आ रहा तो क्या मतलब है, एनर्जी हो रही है रिलीज। ठीक है जी। अब क्या मतलब है यहाँ पे, इस एंडोथर्मिक को देखें, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को देखें, तो वाई एक्सिस पे क्लियर आपके सामने ये बात मौजूद है इस वक्त कि भाई रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और प्रोडक्ट की एनर्जी ये है। तो कोई भी इस वक्त देख के बता देगा, वो स्टूडेंट भी जो पहली बार एनर्जेटिक्स पढ़ रहा है वो भी देख के बता देगा कि भाई यहाँ पे ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो इसका मतलब क्लियर हमें दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। So it means the reactants are not willing to perform the reaction. So we will provide the energy, we will give them energy, we will give them heat energy right now because we are talking about the thermodynamics. अदरवाइज अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती तो यही स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस आपके पास करंट पे चला जाता है। ऐसा ही होता है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कि भाई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है जो खुद से स्टार्ट होगा और रिजल्ट में इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करेगा, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो है जिसमें हम ही अपना इलेक्ट्रिकल करंट देंगे तो केमिकल चेंजेस आएंगे। अब इस वक्त तो हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो यही बात होगी, वो बात हमने फॉलो कर ली। तो ये था वो पॉइंट जो आपके एसएलओज में मेंशन है। ठीक है, एसएलओज को आप यहाँ पे मैं अगर आपको शो करूं, ये रहा भाई आपके पास, इंटरप्रेट द रिएक्शन पाथवे डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू द एंथैल्पी चेंज एंड एक्टिवेशन एनर्जी चेंज। एंथैल्पी चेंज और एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो आपके सामने यहाँ पे आ गई कि यहाँ पे एक वैल्यू आपने अचीव करनी है और यहाँ पे भी एक वैल्यू अचीव करनी है। अब देखें भाई, एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और जवाब दें कि यहाँ पे इस गैप को अचीव करना ज्यादा आसान है या इस गैप को अचीव करना ज्यादा आसान है। तो भाई जो गैप कम होगा उसको अचीव करना ज्यादा आसान है, तो ये खुद से हो सकता है। ये गैप थोड़ा बड़ा है, इसको अचीव करना आसान नहीं है, तो हमें एनर्जी देनी होगी, ये रिएक्शन खुद से प्रोसीड नहीं हो सकता। जहां तक बात रही इंथैल्पी की, तो भाई अगर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है खुद से तो उसके बाद प्रोडक्ट की एनर्जी हो गई कम। क्यों कम हो गई, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो अगर ये रिएक्शन आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ तो इस हीट चेंज को क्या नाम देंगे, इंथैल्पी चेंज नाम देंगे। तो इंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। जबकि आपके पास ये एनर्जी रिएक्टेंट था, इसको एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचने में यानी इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको इतनी एनर्जी की जरूरत थी, वो एनर्जी ये खुद
अचीव नहीं कर सकता, तो हमने इसको प्रोवाइड करी, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, अब प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। तो ये जो रिमेनिंग एनर्जी थी ये इसी में मौजूद रही, तो ये इसी में मौजूद रही, तो इंथैल्पी चेंज क्या हो गया, पॉजिटिव रहा ना, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव रहा। तभी हम ये कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ये एमडी कैट के लिहाज से ये एमसीक्यूज बनते हैं, और पास्ट एमडी कैट में अगर आप में से कोई एमडी कैट का स्टूडेंट होने वाला है, ठीक है, या कोई किसी एमडी कैट के स्टूडेंट को जानता है, तो वो पास्ट पेपर्स चेक कर सकता है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये सवाल बहुत ही कॉमन रहा है। अभी मैं सवाल दिखा भी दूंगा आपको कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा भाई, तो प्रोडक्ट होंगे आपके पास स्टेबल, प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा स्टेबल, और एंडोथर्मिक में होगा अनस्टेबल, जो ऊपर बात मेंशन कर भी दी गई थी। ठीक है जी। अब मैं क्या बात कर रहा था कि आपके पास पास्ट एमडीकेट के कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है कि भाई सिंपली लिख दिया जाएगा फॉर अ केमिकल रिएक्शन, फॉर अ केमिकल रिएक्शन delta H is equals to minus 500 kilojoules. The product will be option A, highly unstable. Second is highly stable. C is least stable, and D is least unstable. ठीक है, ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से, स्टेबल, हाईली अनस्टेबल, और इस तरीके से आपके पास बात बनती है, या फिर इसको ऑपोजिट कर देते हैं। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसका ऑपोजिट सवाल एमडी कैट में तो क्लियर मौजूद है, इस वक्त मुझे क्लियर जहन में नहीं है, इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया भाई। -500 एक्सोथर्मिक के प्रोडक्ट को स्टेबल होना चाहिए, तो आपने कह दिया हाईली स्टेबल। या फिर इसके ऑपोजिट सवाल को हम देखें कि फॉर अ रिएक्शन for a reaction product is least stable। हाँ, ये ऐसे सवाल आपको आप क्लियर मिल जाएंगे। आपने लिखा +500 जूल्स, आपने लिखा -500 जूल्स, आपने लिखा +200 जूल्स, आपने लिखा -200 जूल्स। अब आप यहाँ पे देख लें कि भाई स्टेबल का तो लफ्ज आ गया ना, वो लीस्ट है या हाई है, तो स्टेबल का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आपके पास ऑप्शन बी और ऑप्शन डी होगा। अब जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतना ज्यादा होगा स्टेबल, जितनी कम एनर्जी निकलेगी उतना कम होगा स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल है। तो इस वक्त लीस्ट स्टेबल आपके पास कौन बन रहा है, तो आपने ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर मार्क कर दिया, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बात क्लियर हुई हो। ठीक है, अब देखें आपके पास ये जो एसएलओज हैं इसके अंदर ये बात हो गई क्लियर। 9.1.3 9.1.3 देखें, अगर डिटेल में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये इतना छोटा सा चैप्टर भी समझने में बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, अब जितनी डिटेल में जाएंगे उतनी आपके पास फिर अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होगी, लेकिन उतना वक्त रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इस बात को माइंड में रखिएगा। अब देखिए 9.1.4 डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब फॉलोइंग टर्म्स क्या है, इंथैल्पी ऑफ, पहला तो हो गया सॉरी स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं कि साइंटिस्ट ने किस टेम्परेचर को और किस प्रेशर को स्टैंडर्ड कंसीडर किया है केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है,
किस टेम्परेचर को और किस प्रेशर को कंसीडर किया है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो बेसिकली आपने यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर को पढ़ना है, वॉल्यूम स्टैंडर्ड कंसीडर नहीं होता, ठीक है। मोल्स के लिए हो जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम तो ऑफकोर्स चेंज होता रहेगा, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तभी तो एंथैल्पी का डिस्कशन आएगा। तो बेसिकली स्टैंडर्ड स्टेट यहाँ पे आप देखें तो स्टैंडर्ड स्टेट्स बेसिकली इज द डिस्कशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो टेम्परेचर और वो प्रेशर जिसके ऊपर एक मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है और जो इजीली अचीव किया जा सकता है लेबोरेटरी में। तो भाई टेम्परेचर के लिए हमारे पास फिर वो बात बनती है 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर है, और प्रेशर के लिए बात बनती है 180 एम, क्योंकि 0 डिग्री के ऊपर अगर बात करें तो ये स्टैंडर्ड यूनिट है प्रेशर का, स्टैंडर्ड वैल्यू है प्रेशर की 180 एम के। सी लेवल पे जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्या कंसीडर करते हैं? 1 कंसीडर करते हैं। इसके ऊपर भी पूरी एक लंबी बहस हो सकती है क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर है, तो हर यूनिट ऑफ प्रेशर की अपनी अपनी एक कहानी है कि भाई टॉर्क क्या है, ठीक है, टॉर्क क्या है। तो बेसिकली ये 180 एम कहाँ से आया? ये टॉर्क से ही तो आया है। और टॉर्क कहाँ से आया? टॉर्क आया मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी से। सो अगर आप कहानी में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो बेसिकली यूनिट था मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी से आया टॉर्क, क्योंकि एक साइंटिस्ट था टॉरी वेसेली, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो माजरत, लेकिन उसका नाम था बेसिकली टॉरी और आगे मेरे ख्याल से वेसेली समथिंग कुछ था। उस बंदे ने बनाया था बैरोमीटर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टू पे हिम ट्रिब्यूट, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी को टॉर्क के इक्वल रखा, एक दूसरा यूनिट बना दिया। तो 1 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी और 1 टॉर हो गए बराबर। अब सी लेवल पे ये मेजर किया गया कि सी लेवल पे जो टॉर्क की वैल्यू या मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी की वैल्यू होती है वो 760 होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कंसीडर किया 180 एम, तो ये 180 एम हो गया 760 टॉर्क के बराबर। तो इसीलिए हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया 180 एम, टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। अब भाई हमने तो डिस्कशन करना है सारा आइडियल, और आइडियल यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो ये हो गया आपके पास 298 केल्विन। सो द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ये हो गए हमारे पास डिस्कशन। अब मजीद आप एसएलओस को देखें तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपने डिफाइन करना। तो ये मैंने पहले से लिख के रखी है कि हमारा वक्त जाया ना हो लिखने में, क्योंकि वो लिखने में पूरी हुई मेहनत लगती है। जैसे कि आप एक कॉपी बुक में लिख रहे हैं, एक लेक्चर बुक में लिख रहे हैं, तो उतना ही मुझे लिखने में भी वक्त लगता। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पहले से लिख के रख दी कि भाई इंथैल्पी चेंज क्या बात है। इंथैल्पी अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि इंथैल्पी हमेशा चेंज की सूरत में पड़ी जाती है, ठीक है। कि वो प्रोडक्ट का हीट चेंज क्या था, कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्टेंट का क्या था, उन दोनों का डिफरेंस पड़ा जाता है, तो वो इंथैल्पी चेंज है। अब इंथैल्पी चेंज को पढ़ने के बेशुमार तरीके हैं। दो जनरल क्या होते हैं? पहला जनरल आपके पास ये है कि आप देखें इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, और दूसरा इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। अगर आप इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि कितना इंथैल्पी में चेंज आया, या फिर कितनी अमाउंट ऑफ हीट चेंज हुआ जब 1 मोल के रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये आप देखें द इंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर देयर स्टैंडर्ड स्टेट and their molar quantities are same as shown by the balanced chemical equation। मोलर क्वांटिटीज जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग होगी वही बात पड़ी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप
बर्निंग ऑफ कोल को देखें तो C+O2, दिस इज CO2। ठीक है जी। इसी तरीके से वाटर को देखें तो H2 प्लस हाफ O2, तो ये कितना बना आपके पास H2O। या फिर इसको प्रैक्टिकली बात की जाए तो ये बनेगा आपके पास H2O इस तरीके से। तो भाई इस वक्त मोलर क्वांटिटीज क्या है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देयर मोलर क्वांटिटीज एज सेम एज शोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इस वक्त जो आपके पास इंथैल्पी चेंज हो रहा है कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मौजूद हैं और वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मुराद है? स्टैंडर्ड स्टेट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे ये वाटर है, तो भाई वाटर लिक्विड होता है, गैस होता है, सॉलिड होता है, क्या होता है? तो भाई स्टैंडर्ड तो ये है कि ये लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड तो यही है कि ये लिक्विड होना चाहिए। जब अगर ये लिक्विड होता है स्टैंडर्ड स्टेट पे तो इसकी स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर इंथैल्पी चेंज आपके पास आ गया -286 किलो जूल्स पर मोल। 1 मोल वाटर की वैल्यू है। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये हमने लिक्विड वाली बात क्यों कही, क्योंकि H2O वेपर्स में भी तो बन सकता है। तो जब ये वेपर्स में बनेगा तो उस वक्त इसकी इंथैल्पी होती है -245 किलो जूल्स पर मोल। ये वैल्यू आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, AKU में तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? ये गैस है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की स्टैंडर्ड स्टेट अगर गैस है तो आप देखें कि ये गैस जो आपके पास मौजूद है तो इसका इंथैल्पी चेंज क्या हुआ? तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये -394 किलो जूल्स पर मोल या फिर थोड़ी बहुत वैल्यू में चेंज हो सकता है। तो ये हो गया आपके पास। तो इतना इंथैल्पी चेंज हुआ, इतना इंथैल्पी चेंज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में और इतना इंथैल्पी चेंज हुआ वाटर में। So the enthalpy change in a reaction when reactant and products are at their standard states and their molar quantities are same as shown by the balance chemical equation। ठीक है जी। अब यही आपके पास मोलर इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन भी हो सकता है। अगर आपके पास एग्जाम में लिखा आता है डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो भाई कोई फर्क नहीं होगा। फर्क जो जो एडिशन हुआ है स्टैंडर्ड का वो इस बात पे हुआ है कि पूरी बात आप डिस्कस करेंगे जब टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होगा, तो ये बात डिस्कस होगी। फिर आप देखें इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, तो भाई 1 मोल का प्रोडक्ट अगर बन रहा है अपनी एलिमेंटल स्टेट से, एलिमेंटल स्टेट आप इस पे देख सकते हैं, ये भी एलिमेंटल स्टेट ही तो है। कार्बन एलिमेंटल स्टेट में सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस होती है और O2 होती है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल O लिखूं और मैं यहाँ पे कार्बन लिख दूं C4, तो भाई ये बात गलत होगी। जैसे कि फास्फोरस की एलिमेंटल स्टेट P4 होती है। अगर मैंने सिंपल कहीं P लिख दिया है और मैं कह दूं कि भाई ये H3 या फिर आप इसको H3 से हटा दें, आप ये कहते हैं कि भाई 3 हाइड्रोजन आइटम्स मिलके PH3 बना रहे हैं, तो ये अब अपनी एलिमेंटल स्टेट से हटा हुआ है कि भाई 3H कैसे हाइड्रोजन आइटम आ गया? हाइड्रोजन आइटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाईली अनस्टेबल होता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो ये एलिमेंटल स्टेट है हाइड्रोजन की, ये एलिमेंटल स्टेट है ऑक्सीजन की, ये एलिमेंटल स्टेट है फास्फोरस की, ये एलिमेंटल स्टेट है सल्फर की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, नियॉन की। ये तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता बेचारा। ठीक है, the enthalpy change that accompanies the formation of 1 mole of a compound from its elements with all substance in their standard state, this is enthalpy change of formation। यहाँ पे भी वही बात होगी। अब यही इक्वेशन में उठा के यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, वो enthalpy change of formation की बात हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी मिस्टेक
को करेक्ट कर लूं कि यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात थी कि भाई मोलर क्वांटिटीज एज सेम एज शोन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो ये इसका डबल इस्तेमाल होगा, तो डबल इस्तेमाल होगा तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 286 का डबल में, एक मिनट यहाँ पे करके लिखूं तो 286 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हो गया 572, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 572, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन है। इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में 1 मोल की बात होगी स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2H2 प्लस O2 2H2O, और एक और मैं यहाँ पे चेंज लेकर आऊं कि यहाँ पे पर मोल का जिक्र हटा दूंगा मैं, ताकि कोई एतराज करने के लिए वजह बचे ही नहीं। तो ये हो गया -286 किलो जूल्स। अब यहाँ पे लिख दिया पर मोल इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन में। अब देखें भाई आगे जितने भी नाम हैं, चाहे वो इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर कंबस्शन हो, चाहे इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो, चाहे वो इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन हो, चाहे वो इंथैल्पी चेंज ऑफ डिसोल्यूशन हो, चाहे वो इंथैल्पी चेंज ऑफ कोई भी नाम आ जाए, सब्लिमेशन हो, वेपराइजेशन हो, फ्यूजन हो, कोई भी बात, अरे भाई एक बहुत आसान सा हल है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस कहलाता क्या है, ये प्रोसेस एक्सप्लेन कैसे होगा। जैसे कंबस्शन क्या है, कंबस्शन ये है कि भाई आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को हीट करके बर्न कर दें, ऐसे ही होती है ना कंबस्शन। तो बस इसी की डेफिनेशन से पहले इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कंबस्शन की डेफिनेशन से पहले आप इंथैल्पी चेंज लिख दें, और ये लिख दें कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इस तरीके से बात हो जाएगी। इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली हैसेस लॉ के अंदर एक बड़ी तादाद सवालों की ऐसी होती है जो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन वैल्यू जो इस्तेमाल होती है वो इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन गैस। सो मीथेन इज बर्न in the presence of excess of oxygen gas and it results in the formation of carbon dioxide and 2H2O। तो बात यह है कि इसका एंथैल्पी चेंज हो गया -890 किलो जूल्स, ठीक है। अब ये जो किलो जूल्स की वैल्यू बनी, अब इस वैल्यू में आपका मीथेन की भी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है। अब वाटर की पर मोल क्या होती है, ये होती है, ठीक है जी, और 2 मोल्स की भी इत्तेफाक से यहाँ से आपको मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ये होती है। आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास इसकी इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी। और यही काम आप लोग जो है हेजेस लॉ में कर रहे होते हैं, जो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले ही लेक्चर में करेंगे। इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को देखें भाई, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है कि जब एसिड से H पॉजिटिव आयन निकले, ये निकल गया, और बेस से निकले OH नेगेटिव आयन, ये रहा निकल गया। क्योंकि एसिड का एसिडिक कैरेक्टर एसिड के मॉलिक्यूल में नहीं होता, वो इसके H पॉजिटिव आयन में होता, और बेस का बेसिक नेचर उसके मॉलिक्यूल में नहीं होता, OH नेगेटिव आयन में होता है। तभी इनको डिसोसिएट होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर डिसोसिएशन नहीं होगी एसिड की तो एसिड एक्ट ही नहीं कर पाएगा। और आपको यकीन ना है मेरी इस बात का, तो अभी कैलकुलेटर उठाएं और इस वक्त आप लोग 10 मोलर HCl की पीएच वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दे दें, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा ना, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। ये सवाल मैं अपने एमडी कैट के स्टूडेंट से लाइव क्लासेस में करता था किसी जमाने में, कि भाई ऐसे ये सवाल पीएच का टॉपिक डिस्कस हुआ, ठीक है, बच्चों से वो पूछा कि चलो भाई कैलकुलेटर यूज कर लो, बताओ 10 मोलर HCl की पीएच क्या होगी। अब जो भी आंसर है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं बता नहीं रहा ताकि जो क्यूरोसिटी माइंड में क्रिएट हो रही है वो खत्म ना हो जाए।
तो मैं पूछता था आंसर, तो बच्चे बताते थे, फिर बोलता भाई ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, खुद बताओ कभी देखी है ऐसी पीएच? बोलते हाँ नहीं हो सकती। तो मैं वो जवाब देता था कि भाई ये इतना हाईली कंसंट्रेटेड है कि ये डिसोसिएट ही नहीं होगा। जब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा तो पीएच वैल्यू खुद चीख चीख के बता रही है, जो भी इसका आंसर आएगा वो आपको चीख चीख के बेसिकली बता रहा है कि ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा। तो डिसोसिएशन होगा तो एच पॉजिटिव आयन निकलेगा, इसी तरह बेस से भी होगा। तो जब ये डिसोसिएशन हो रही है और ये दोनों निकल रहे हैं तो बन क्या रहा है? वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एच पॉजिटिव आयन विच अराइज फ्रॉम द एसिड एंड द OH नेगेटिव आयन विच कम्स फ्रॉम बेस। ये हरगिज मतलब नहीं होता न्यूट्रलाइजेशन का एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन पूछे तो बच्चे बोलते हैं कि सर द रिएक्शन और सच रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो भाई सॉल्ट का तो लेना देना ही नहीं है, सॉल्ट तो बाय प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइजेशन में, वाटर है मेन प्रोडक्ट, सॉल्ट बाय प्रोडक्ट है। तो आप इसको जितना प्रिसाइज रखेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। देखिए भाई अगर आपने पहले स्टेप में ही समझ लिया न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो आगे जाके जब कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो EKU EB में हो या चाहे किसी एंट्रेंस एग्जाम में हो, तो उस वक्त आपको बात समझ में आएगी, सवाल सॉल्व करना आएगा। जब आपकी बेसिक्स ही इतनी पजल्ड होंगी तो आप आगे का काम कैसे करेंगे? ठीक है जी। तो enthalpy change when 1 mole of H positive ions from an acid combine with 1 mole of OH negative ions from a base to form 1 mole of water। ये हो गया। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहे हैं तो इंथैल्पी चेंज होता है -57.34 किलो जूल्स पर मोल। चाहे वो कोई सा भी एसिड हो कोई सा भी बेस हो, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग बेस है और 1 मोल H पॉजिटिव 1 मोल OH नेगेटिव 1 मोल ऑफ वाटर बना रहे, तो इंथैल्पी चेंज हमेशा यही रहता है। फिर मजीद कुछ डेफिनेशंस आ गई, जैसे कि हीट कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 1 केल्विन के लिए जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है जी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है भाई? वही सब्सटेंस को अब आप मास के स्पेसिफिक होके बात करो कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ठीक है। मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin। तो अभी भी क्वांटिटी स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन इस वक्त मोलर की बात हो गई तो 1 मोल होगा। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट होता तो वो 1 ग्राम होता, और स्पेसिफिक रखते ही नहीं तो भाई कुछ भी अमाउंट होती, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट होती, वो कुछ भी अमाउंट हो सकती, तभी यहाँ पे मेंशन है गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। ठीक है जी। ये बात होपफुली आप लोगों को हो गई होगी क्लियर। ठीक है, बहुत ज्यादा वक्त हो गया वीडियो में, तो बहुत जल्दी से मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आपकी बात, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और फिर हम बात को खत्म करते हैं, आज की वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक और नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा ही है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है मुकम्मल तौर पे।
और ना ही ऐसा कुदरती तौर पे भी होता है कि एनर्जी ना ही बनती है ना ही एनर्जी खत्म होती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। तो हमारे जो टीचर होते थे हमारे फर्स्ट ईयर में, उन्होंने इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी जो याद रह गई, और हम भी वही मिसाल इस्तेमाल करते हैं कि भाई इस कायनात में, ये कायनात जब वजूद में आई थी तो उस वक्त खालिक हकीकी की जानिब से इस कायनात में जो एनर्जी दे दी गई थी, आज भी वही एनर्जी है, ना वो इंक्रीज हुई है ना वो डिक्रीज हुई है। वो सिर्फ अपनी जो अशकाल है वो तब्दील करती जा रही है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। उसकी वो एक मिसाल ऐसे देते थे कि भाई इसको चलो, ये बहुत सिमिलर है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दूसरा नाम रखता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इससे मिलता जुलता एक और लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो हमें ये समझाते थे हमारे उस्ताद साहब कि भाई पहले जमाने में जो इंसान होते थे वो कितने कदावर होते थे, कितने ऊंचे होते थे, कितने वजनी होते थे, ठीक है, लेकिन उस वक्त आबादी कम थी। अब देखो आबादी कितनी हो गई है, लेकिन अब कदावर कोई भी नहीं दिखता। ठीक है, 6 फुट का हो जाए तो वो अपने आप को तुर्रम खां समझ रहा होता है। तो बात सारी ये है कि क्या हुआ कि मास जो टोटल था ना वो कांस्टेंट रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया। हाँ, आप ये बोलो कि भाई 1 किलो का एक डब्बा है या एक एक पाव के 4 डिब्बे, overall mass constant रहा। In the same way, the energy which was present in the universe at the time of its creation is still the same, but it is just converting into one form to the another। ठीक है जी, ये बात है। अब इसकी बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल्स को अभी हम रोकेंगे। हम इसका बस एक फॉर्मूला लिख देते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने पहले के लेक्चर में आप लोगों से कहा था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको एक सिस्टम माइंड में रखना है। वो सिस्टम बेसिकली एक कंटेनर होगा जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और उस सिस्टम में प्लेस होगा एक पिस्टन। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कंसीडर ये करते हैं कि वो पिस्टन है मूव एबल, वो पिस्टन मूव कर सकता है, वो डाउनवर्ड भी जा सकता है, वो अपवर्ड भी वापस आ सकता है। इसमें मौजूद है आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसके पीछे एक पूरी कहानी है, क्योंकि एक वक्त था कि हमने, अगर हम अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो हमने तो ये फॉर्मूला ही अलग पढ़ा था। हमने पढ़ा था डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। उसकी कहानी हमें बिल्कुल अलग सुनाई गई थी, लेकिन वो भी करेक्ट थी। और अब जो है ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है और इसकी कहानी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें मैं ये बता दूं, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये पॉइंट्स मौजूद हैं और दोनों की ही रीजनिंग है। अभी हमने ये डिस्कस करना है, तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब करी एनर्जी सराउंडिंग से, या फिर आपने नीचे स्टोव रखा है, कुछ भी है, सराउंडिंग से हीट एनर्जी आ गई इसके अंदर। ठीक है, अब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी तो इसकी इंटरनल एनर्जी जो थी ना वो चेंज हो गई, तो डेल ई इंटरनल एनर्जी आ गई चेंज। अभी जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई इसकी वजह से ये पिस्टन मूव करेगा अपवर्ड। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। ऑफ कोर्स जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो इंक्रीज होगी। हाँ, अगर एनर्जी रिलीज हो रही होती तो हम ये कहते कि भाई काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है।
अब सराउंडिंग से इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई इंक्रीज, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई इंक्रीज। तो मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन इंक्रीज हुआ, पिस्टन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाई, पिस्टन ने अपवर्ड मूवमेंट शो कर दी। पिस्टन ने अपवर्ड मूवमेंट शो करी, तो पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट क्या है ये आप इधर पढ़ तो रहे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अरे भाई आप लोग घर में जब बल्ब जलाते हैं या पंखा चलाते हैं, अगर जिनके घर में पंखा है वो रिलेट कर पाएंगे, जिनके घर में एयर कंडीशनर है पंखा नहीं है वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो भाई जिनके घर में पंखा है या बिजली से चलने वाला बल्ब रखा हुआ है, बर की कुमकुमा लगा हुआ है उनके घर में, तो क्या होता है वो स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आप जो है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 6 घंटे बाद आप उस बल्ब के ऊपर हाथ तो लगाएं तो आपको पता चलेगा। या जो पंखा 6 घंटे से चल रहा है, जो अम्मी अक्सर बोलती है भाई पंखे को बंद कर दो उसको भी सांस लेने दो, तो वो क्या होती है बात कि भाई वो आप उस पंखे को हाथ तो लगाएं 6 घंटे बाद, तो आपको लग पता जाएगा वो इतना गर्म हो रहा होता है। तो जो एनर्जी चेंज हुआ, जो उसने वर्क डन किया, बेसिकली ये जो पिस्टन की अपवर्ड मूवमेंट ये क्या है, ये वर्क डन ही तो है। लेकिन इस वर्क डन के दौरान कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में भी तो चेंज हुई है। सो द हीट एनर्जी which is produced due to the work done and the work done which is due to the change in the internal energy। तो आप इस हीट एनर्जी को और इस वर्क डन को एड अप कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। इस बात को हम यहीं पे रोकते हैं और इस यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।